जैसे पैरासीटामोल होता है ना, पैरासीटामोल में यही इफेक्ट्स होता है, वो पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, लेकिन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायोरेटिक्स इफेक्ट्स वो बॉडी में लाता है। इसीलिए पैरासीटामोल के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि पैरासीटामोल कैसे काम करता है। तो वह बॉडी में ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं ला पाता, वह पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो क्या करता है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स इफेक्ट शो करता है, बट पुअर क्या करता है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स बॉडी में शो करता है। तो चलिए आगे हम लोग इसका ड्रग्स को जान लेते हैं। एंड पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी में जैसे पैरासीटामोल हो गया, इन सबको। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नॉन एस्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के ऊपर हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन को हम लोग डिटेल में पहले जान लेंगे। उसके बाद 3A इफेक्ट्स होता है, तो 3A इफेक्ट्स क्या होता है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होता है वह कैसे काम करता है, एंटीपायोरेटिक यानी कि जो फीवर होता है उसके अपोजिट में जो हम लोग ड्रग्स का यूज करते हैं वह भी इसमें बात करने वाले हैं। एंड एनाल्जेसिक जो होता है यही 3A इफेक्ट्स होता है, इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यही जो तीनों का जो मैकेनिज्म कैसे होगा, ये 3A's जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीपायोरेटिक एंड एनाल्जेसिक में, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी जानेंगे, कैसे बॉडी में ये काम करता है। एंड हाउ NSAIDs रिलीफ पेन, यानी कि पेन को किस तरह से रिलीफ करता है उसको भी हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ कॉक्स, यानी कि यही कॉक्स सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि ये तीनों को कंट्रोल करता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, कौन सा कॉक्स इफेक्टिव होता है, उस पर भी बात करेंगे। एंड नॉन एस्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन को भी हम लोग इसमें जानेंगे। एंड साइड इफेक्ट्स जो होता है बॉडी में, क्या साइड इफेक्ट्स आता है नॉन एस्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स का यूज करते हैं, उसके बाद क्या बॉडी में साइड इफेक्ट्स आता है उसका भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कौन सा डिजीज में ये टेबलेट का यूज नहीं करते हैं, ये ड्रग्स का यूज नहीं करते, ये मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, इन सब को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। यह वीडियो लॉन्ग होगा तो अंतिम तक आपको जरूर देखना है, इससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके इसका PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नॉन एस्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये होता क्या है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि ये नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक होता है, यानी कि नारकोटिक्स ये ड्रग्स नहीं होता है। नहीं होता है क्या, ऑफवाइड्स एनाल्जेसिक होता है। ऑफवाइड्स के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, जो ऑफवाइड्स और नारकोटिक्स जो होता है ये एक ही क्लास का होता है। जैसे नारकोटिक्स एंड ऑफवाइड्स जो है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको नॉन एस्टेरॉयडल्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि ये नहीं नारकोटिक्स होता है, नहीं ऑफवाइड्स ड्रग्स होता है। तो देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि नारकोटिक्स क्या होता है और ऑफवाइड्स क्या होता है। अगर नहीं जान रहे होंगे, अगर आप जान रहे हैं तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। पोटेंट पेन रिलीविंग मेडिकेशंस दैट एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो भी नारकोटिक्स और ऑफवाइड्स एनाल्जेसिक होता है वह क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाकर के डायरेक्ट इफेक्ट्स करता है। टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन, इसका यूज कब करते हैं, जब मॉडरेट से सीवियर पेन होता है उस टाइम में इसका यूज करते हैं। कॉमन एग्जांपल जैसे इसमें आप देख सकते हैं मोर्फिन हो गया, फेंटानिल हो गया, ऑक्सीकोडेन हो गया एंड ट्रामाडोल हो गया। ये सारा ड्रग्स क्या कौन सा क्लास का है, तो ऑफवाइड्स क्लास का है, यानी कि जिसको नारकोटिक्स बोलते हैं। इसमें क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, तो इसमें आपको क्या हो सकता होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ थ्रू दे कैरी रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी हो सकता है, यानी कि आप डिपेंड हो सकते हैं उस ड्रग्स के ऊपर। लेकिन नॉन एस्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी जितने ड्रग्स है उस पर आप क्या हो सकते हैं डिपेंड नहीं हो सकते, डिपेंडेंसी उस पर आपका नहीं होगा। एडिकेशन हो जाता है, यानी एडिक्ट हो जाता है। ड्रग्स का क्या हो सकता है एडिक्ट हो सकता है, नारकोटिक्स और ऑफवाइड्स में क्या हो सकता है पेशेंट एडिक्ट हो सकता है। एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसमें चल जाता है, इसीलिए इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये तीनों में से नहीं है, ये कॉक्स इनहाइबिटर्स होता है, यानी कि कॉक्स को इनहाइबिट करने वाला जो ड्रग्स है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एस्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ये अब तक आपको समझ में नहीं आया होगा, ये कॉक्स कैसे काम करता है ये आगे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अब हम लोग यहां से जानेंगे
नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होता है इसका 3A इफेक्ट्स बताए थे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बतलाए थे, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स बतलाए थे, एनाल्जेसिक्स बतलाए थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी के बारे में पहले जानते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी जो होता है, इन्फ्लामेशन कैसे होता है उसको सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्फ्लामेशन किस तरह से होता है। तो ये आप देख सकते हैं कोई कील अगर क्या होता है बॉडी में चुभ जाता है, चुभने के बाद क्या होता है कि वहां का जो सेल होता है उसको डैमेज कर देता है। जब डैमेज होता है तो वहां पर इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि इन्फ्लामेशन जैसे इसका हैंड में क्या है, एक इन्फ्लामेशन हो गया। किसी भी तरह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, चाहे वहां पर बैक्टीरिया आ जाए, कोई फंगस लग जाए, चाहे इंजरी हो, तो उसके बाद क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन होता है। जब तक बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो, तब तक पायरेटिक्स नहीं होता। पायरेटिक्स का मतलब क्या होता है, फीवर होता है। ये याद रखिएगा क्या होता है, पायरेटिक्स का मतलब क्या होता है, फीवर होता है। तब फीवर बॉडी में क्या करता है, एक सिम्टम्स शो करता है, यानी कि एक सिम्टम्स शो करने लगता है कि फीवर हुआ। उसके बाद क्या होता है, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब क्या होता है कि पेन रिलीफ ड्रग्स देते हैं। जब इंजरी होगा तो वहां पर पेन होगा, तो इसीलिए ये ड्रग्स का हम लोग यूज करते हैं। नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लामेट्रिक्स जो भी ड्रग्स होता है ये 3S पर काम करता है, यानी कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन को खत्म करने वाला होता है। एंटीपायूरेटिक होता है, यानी कि फीवर को कंट्रोल करता है। एंड एनाल्जेसिक होता है, यानी कि पेन को कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है कि डोज के अकॉर्डिंग तय होता है। चलिए ऐसे हम लोग समझते हैं, एक ड्रग्स को लेते हैं जैसे डेक्लोफेनेक एक ड्रग्स आता है। डेक्लोफेनेक्स जो ड्रग्स आता है इसका हम लोग मान के चलिए ये कितना है, 100 mg का आता है। एक स्ट्रिप में एक टैबलेट 100 mg का आता है। तो इसमें क्या होता है कि लो डोज अगर हम लोग देंगे तो एंटीपायरेटिक्स इफेक्ट शो करेगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट यहाँ पर बॉडी में शो करेगा। अगर डोज को हाई करेंगे, डोज को बढ़ाएंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी शो करेगा। तो ये होता है कोई भी अगर ड्रग्स है, इसका अभी ड्रग्स का लिस्ट भी हम लोग आगे समझने वाले हैं कि कौन कौन सा ड्रग्स होता है। तो उसमें क्या होता है कि ड्रग्स का अगर हम लोग डोज को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उस टाइम में क्या होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स भी शो करता है। अगर डोज कम रहता है तो एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, हाई डोज में क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। लो डोज में क्या होता है कि एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इस तरह से इसमें फीवर इसको आ रहा है, तो इसका नोट्स को भी आपको याद करना है। एक्टिंग प्राइमरी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स एट लो डोजेज, यानी जब लो डोज रहेगा तो एंटीपायरेटिक्स इफेक्ट शो करेगा और एनाल्जेसिक करेगा। अगर वही डोज को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स भी शो करेगा। अब समझ में आ गया कि एक ही ड्रग्स क्या करता है, तीनों काम करता है, बट डोज पर ये डिपेंड करता है कि आप डोज हाई रख रहे हैं या लो रख रहे हैं, उसके अनुसार ये इफेक्ट शो करता है। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि बॉडी में कैसे इसका मैकेनिज्म और एक्शन होता है। देखिए प्राइमरी एक्शन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म, यानी कि हमेशा पेरिफेरल जो पेन मैकेनिज्म पर ये काम करता है। प्राइमरी जो भी ये ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं वह पेरिफेरल पे ही इफेक्ट्स करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, इसके बारे में हम लोग अच्छे से आगे बहुत डिटेल में समझेंगे, तो अब आपको समझ में ये आ जाएगा। सेकेंडरी क्या करता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन से क्या होता है, स्पाइनल कोड से ये कंट्रोल होता है। एंड पेरिफेरल जो होता है, जो हैंड हो गया, उसके बाद जो इसका लेग हो गया, ये सारा में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है, जिसको हम लोग पीएनएस बोलते हैं। तो ये पीएनएस और प्राइमरी किस पे एक्शन करता है, तो ये पीएनएस पे करता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर करता है, वहां पर ये एक्शन शो करता है। वहां पर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में समझेंगे। एंड सेकेंडरी क्या होता है कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन आपको जिस तरह से पैर में दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉक्स आकर के इनहाइबिट करता है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। कॉक्स यहाँ पर ब्रेन में करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे करता है। तो आगे आपको ये समझ में आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है। ये टू जेड आपको क्लियर होने वाला है। अगर वीडियो के अंतिम तक आप बने रहते हैं तो आपको सारा समझ में आएगा। आगे हम लोग समझेंगे
इसका मैकेनिज्म को अब हम लोग समझते हैं। जिस तरह से आप मान के चलिए यहाँ पर क्या हुआ कि बॉडी कोई पार्ट्स है, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर क्या हुआ इंजरी आ गया। जब इसमें इंजरी होगा तो उस टाइम में क्या होता है, जब सेल इंजरी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सेल इंजरी होता है तो वहां पर क्या होता है, फोस्फोलिपिड्स रिलीज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फोस्फोलिपिड्स रिलीज होने लगेगा, यहाँ पर फोस्फोलिपिड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। फिर अगर उसके बाद आगे क्या बनता है, आर्किडोनिक एसिड बनने लगता है। जब आगे बढ़ता है तो आर्किडोनिक एसिड बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्किडोनिक एसिड बनने लगता है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन के पास पहुंच जाता है। अब देखिए यहां से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के पास पहुंचता है तो हमारा मेन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद इन्फ्लामेशन और पेन स्वेलिंग्स को क्या करता है, बॉडी तक पहुंचाता है और हमको फील होने लगता है। मास्ट सेल रिलीज करता है, हिस्टामिन करता है, उसके बाद प्लेटलेट्स फॉर्म्स, थ्रोम्बोजेन होने लगता है और इसमें इफेक्ट शो करने लगता है। जब हम COX-2 इनहाइबिटर्स जब देते हैं, जो हमको साइक्लो ऑक्सीजनेस बोलते हैं, यानी कॉक्स को क्या बोलते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर COX-2 होता है, ये 3 प्रकार का होता है, COX-1 होता है, COX-2 होता है, COX-3 होता है। तो जब भी नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं तो मेरा टारगेट कहाँ पे होता है, तो COX-2 को इन्वाइट करना होता है। लेकिन वो ड्रग्स क्या करता है, COX-1 और COX-3 को भी क्या करता है, इनहाइबिट कर देता है। इसके कारण क्या होता है कि साइड इफेक्ट्स बॉडी में शो करने लगता है। वह भी हम लोग आगे समझेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो जब कॉक्स यहाँ पर क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहाइबिट कर देगा, यानी उसको कम कर देगा कि इससे जो भी रिलीज होता था, इसका जो भी स्टिमुलेशन होता था आगे वह नहीं पहुंचाएगा। तो ये कारण से ये होता है। एक होता है मास्ट सेल, ये आपको समझ में आ गया कि क्या कहता है, प्लेटलेट्स फॉर्म्स थ्रोम्बोजेन कर देता है। यानी प्लेटलेट्स क्या करता है कि बॉडी में जो अगर कहीं पर हमारा इंजरी होता है तो वहां से ब्लीडिंग होता है तो उसको थ्रोम्बस करने के लिए यूज होता है, यानी उसको क्लोटिंग करता है। लेकिन ये ड्रग्स जब यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वह इसको क्या करेगा, इनहाइबिट करने के बाद ब्लीडिंग अधिक होने के चांसेस होता है। इसीलिए एस्पिरिन जो टेबलेट होता है, एस्पिरिन भी इसी का आता है, नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इंफ्लामेटरी क्लास का ये है। एस्पिरिन के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि एस्पिरिन जो होता है वह देने के बाद जब चेस्ट पेन होता है, एंजिना पेक्टोरिस का पेन होता है, जिस तरह में आर्टरी ब्लॉकेज होता है तो उसको फ्री करने के लिए हम लोग एस्पिरिन टैबलेट का यूज करते हैं। यानी एस्पिरिन जब देते हैं तो क्या करता है कि जो भी थ्रोम्बस रहता है, जो जिसको हम लोग क्लोट बोलते हैं, उसको डिजोल्व कर देता है, तोड़ देता है। तो यही मैकेनिज्म पर ये काम करता है। इन्फ्लामेशन पेन ये क्या करता है, इनहाइबिट कर देता है, यहीं तक रोक देता है, उसके बाद बॉडी में फील नहीं होता है। तो कॉक्स को क्या करता है, इनहाइबिट कर देता है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। एंड अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम इसका देखते हैं। हाउ NSAIDs रिलीफ पेन, यानी कि ये पेन को कैसे, एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होता है वह पेन को कैसे कंट्रोल करता है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। दे इनहाबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय ब्लॉकिंग साइक्लोऑक्सीजनेस, यानी कॉक्स के बारे में बताया, ये कॉक्स एंजाइम इसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद उसका आगे क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इसका सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और पेन फील नहीं होता, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने लगता है, ये मैकेनिज्म करता है। जब ये इन्फ्लामेशन होता है तो पेन होने लगता है, बॉडी में क्या होता है, फीवर यानी कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो पेन भी बॉडी में शो करता है। तो ये आपको पता होगा कि जब तक कोई इन्फेक्शंस बॉडी में ना हो, कहीं इंजरी ना हो, तब तक बॉडी में क्या होता है, फीवर नहीं आता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या करता है, कॉक्स इज फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ऑफ सेल, यानी ये क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो सेल होता है ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। यानी कि जो भी सिग्नल होता है ना उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये भी एक सेल है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक सेल है। पेरिफेरल एक्शन को समझिए कैसे होता है, पेन रिलीफ ऑफ पेरिफेरल, यानी कि ये पेरिफेरल में कैसे पेन को रिलीफ करता है। जब कॉक्स क्या करता है, आकर के इनहाबिट्स कर देता है कॉक्स को, जो भी ड्रग्स आता है वो क्या करता है, कॉक्स को आकर के इनहाबिट्स कर देता है, यानी उसको दबा देता है। अगर वहां दबाएंगे तो वहां से जो चैनल था, जो सिग्नल ट्रांसमिट होता था उसको ब्लॉक कर देगा और आगे तक नहीं पहुंचेगा। रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, यानी वहां से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद ये
जो ब्रेन तक पहुंचना होता था उसको रिड्यूस कर देता है। इसे इनहाइबिट्स नोजी रिसेप्टर्स एंड रिड्यूस पेन सेंसिटिविटी, यानी उसके बाद पेन को क्या करता है, कम कर देता है, पेन फील नहीं होता, पेन का सेंसिटिविटी बिल्कुल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता और हमको फील पेन नहीं होता। एंड देखिए सेंट्रल एक्शन में कैसे होता है, सप्रेस पेन इन सीएनएस, जब यहाँ तक पहुंच जाएगा, जब पेरिफेरल में ये काम नहीं कर रहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट अगर पेन कहीं पर हो रहा है तो उसको डायरेक्ट ब्रेन में जाकर के क्या करेगा, कॉक्स को इनहाइबिट्स कर देगा। इसमें क्या होता है, इनहाइबिट्स करता है कॉक्स इन सीएनएस पे जाकर करता है। ये स्पाइनल कोर्ड आपको दिख रहा होगा, जो भी पेन का सिग्नल जाता है नर्व यहीं से ट्रांसमिट करता है, पेरिफेरल से जो भी पेन जाता है तो ये नर्वस सिस्टम से जाता है, जो कि स्पाइनल कोर्ड से होते हुए निकलता है। रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ये इसमें भी वही सेम मैकेनिज्म काम करता है। जहां पेन होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, एक सेल होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, सप्रेस कर देता है, सेंट्रल जो सेंसिटिविटी होता है उसको कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद रिड्यूस कर देता है सीएनएस पेन परसेप्शन, जो भी परसेप्शन पेन कराता है उसको रिड्यूस कर देता है, इसमें यह काम होता है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन स्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कैसे बॉडी में काम करता है, आपको ये अब तक क्लियर हो गया होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, एक सेल होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, ये क्या करता है, जो भी पेन होता है वो ट्रांसमिट करने का काम करता है, नर्व तक पहुंचाने का काम करता है, और नर्व डायरेक्ट क्या स्पाइनल कोर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद पेन का फील होता है, चाहे कहीं इन्फ्लामेशन होता है तो वो वहां से कंट्रोल करता है, तो उसी को क्या करता है, बीच में ही ब्रेक आउट कर देता है, यानी ब्लॉक कर देता है, तो वहां तक नहीं पहुंचता है। नॉन स्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का काम यही होता है। अब तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि टाइप्स ऑफ जो कॉक्स होता है, कॉक्स को हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ जो कॉक्स होता है, कॉक्स 3 टाइप्स का होता है। कॉक्स 1 होता है, कॉक्स 2 होता है, कॉक्स 3 होता है। मेन कौन है, कॉक्स 2 है। कॉक्स 2 को ही हमारे ये जो ड्रग्स होता है इसका हम लोग यूज करते हैं, कॉक्स 2 को ही इनहाइबिट्स करने के लिए यूज करता है, इनवाइटर्स के तरह इसका यूज करते हैं, उसको रिड्यूस करे। लेकिन ये क्या होता है, कॉक्स 1 पे भी इफेक्ट कर देता है, कॉक्स 3 पर भी इफेक्ट करता है। इसी कारण से साइड इफेक्ट्स बॉडी में शो होता है। तो इसका जो रोल होता है कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूटिव फर्स्ट का भी है और थर्ड का भी कॉन्स्टिट्यूटिव है। यानी कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली ये काम जो हमेशा कॉक्स 1 और कॉक्स 3 क्या होता है, कंटिन्यू काम अपना करते रहता है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लोकेशन को समझ लीजिए। स्टोमक एंड जीआई ट्रैक्ट जो होता है उसमें होता है किडनी एंड प्लेटलेट्स में कौन होता है, कॉक्स 1 होता है। तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये भी आपको याद रखना है कि कॉक्स 1 कहाँ पे रहता है, तो स्टोमक में, जीआई ट्रैक्ट उसी में आ गया, किडनी में, प्लेटलेट्स में आता है, कॉक्स 1 होता है। एंड इसका देखिए कॉक्स 2 का जो साइट्स होता है, साइट्स ऑफ इन्फ्लामेशन, जब इन्फ्लामेशन होगा तो ये एक्टिवेट होगा। इंड्यूसिबल हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंड्यूसिबल मतलब क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि जब कहीं पर इन्फ्लामेशन हुआ तब जाकर के कॉक्स 2 एक्टिव होता है। तो उसी को हम लोग इनहाइबिट्स करने के लिए, दबाने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं। तो जब कॉक्स 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं तो उस टाइम में कॉक्स 1 को भी इनहाइबिट्स कर देता है और कॉक्स 3 को करता है। तो इसके लिए कॉक्स 1 और 3 से जो भी बॉडी स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है उसमें जाकर के इफेक्ट्स करता है, इसीलिए साइड इफेक्ट्स बॉडी में शो करता है। तो अगर हम लोग साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको आराम से इसको रिलेट आप कर पाइएगा। देखिए प्राइमरी इसका फंक्शन, प्रोटेक्ट्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इनहेंस म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट्स प्रोडक्शन, यानी ये क्या करता है कि गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा होता है उसको इनहेंस करने का काम करता है, जो म्यूकस वहां पर होता है म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करता है, बायोकार्बोनेट्स को प्रोडक्शन करने का काम करता है, एंड सपोर्ट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशंस। जैसे कि एग्रीगेशंस का मतलब क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। तो ये आपको इसमें दिखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से ये काम करता है। एंड मेंटेन्स रेनल फंक्शंस, रेगुलेट्स किडनी ब्लड फ्लो, इन सब पे ये काम करता है। एंड ये इसमें देखिए आप थर्ड को पहले समझ लीजिए, इन्वॉल्व्स इन नॉर्मल फंक्शनिंग्स ऑफ ब्रेन, हार्ट और आयोटा। ब्रेन को और हार्ट को एंड आयोटा को ये क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है और फंक्शनिंग एकदम नॉर्मल फंक्शन करने का काम करता है। कॉक्स 3, तो अब तक कॉक्स 1 और कॉक्स 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉक्स 2 में हम लोग देखेंगे, प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्वॉल्व इन पेन। जब पेन होगा उसमें यह इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लामेशन में होता है, फीवर में
ये इन्वॉल्व होता है। इंड्यूसिबल होता है, इंड्यूसिबल मतलब क्या, जब कहीं इन्फ्लामेशन होता है उसके बाद ये एक्टिव होता है, उसके बाद आपको पेन फील होने लगता है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। जिस तरह से अभी आप देखेंगे सपोर्ट, यहाँ पर इसको एक बार और समझ लीजिए। कॉक्स 1 जो है, कॉक्स 1 में सपोर्ट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन जो बोल रहा है, ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, ठीक। इसमें तो इसमें जब हम लोग एस्पिरिन टेबलेट का यूज करते हैं, एस्पिरिन का जब यूज करते हैं, एस्पिरिन जब ड्रग्स का यूज करते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि वह काम होता है कि जो क्लोट्स होता है, क्लोट्स को डिजोल्व करने का काम करता है, यानी ब्लड क्लोटिंग्स बनाने का काम करता है कौन, प्लेटलेट्स। तो उसका अपोजिट काम करता है। तो ये भी ड्रग्स में यूज हो जाता है कि हम लोग जब भी चेस्ट एंजिना पेक्टोरिस का पेन होता है, जब आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, वहां पर कोई क्लोटिंग हो जाता है, उसको डिजोल्व करने के लिए कॉक्स 1 को हम लोग टारगेट करते हैं। तो उस टाइम में उसको टारगेट करते हैं तो ये काम हो जाता है, यानी कि इसमें भी काम होता है। अब तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फार्माकोलॉजी का किस तरह से कंडीशन होता है। अगर डोज बढ़ाते हैं तो कोई और इफेक्ट्स कर देता है, डोज घटाते हैं तो कई और इफेक्ट्स करता है। और यहाँ पर कॉक्स 1 को अगर इनहाबिट्स करता है तो ये साइड इफेक्ट्स होता है। लेकिन साइड इफेक्ट्स में भी हम लोग एस्पिरिन टेबलेट का यूज करते हैं। जब क्लोट्स होता है तो क्लोट्स को देखिए, क्लोट्स को डिजोल्व करने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से फार्माकोलॉजी होता है। फार्माकोलॉजी का हर एक टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। तो इसीलिए आपको पेशेंस के साथ वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, आगे समझेंगे जो 3A इफेक्ट्स बतलाए थे। अब इसका एक इंडिविजुअल हम लोग समझेंगे कि एंटी इन्फ्लामेटरी जो इफेक्ट्स होता है वह कैसे होता है। दे इनहाबिट्स साइक्लो ऑक्सीजनेस, यानी कि कॉक्स जो होता है एंजाइम्स दैट्स रिजल्ट्स इन प्रिवेंशन ऑफ आर्किडोनिक एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन्स एट इंजरी साइट्स। यानी कि देखिए इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब इंजरी साइट प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो भी क्या करता है, आर्किडोनिक एसिड्स को जब रिलीज करता है तो उससे हम लोग प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। अब तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आर्किडोनिक एसिड कहाँ से रिलीज होता है। पहले सेल इंजरी होता है, उसके बाद क्या होता है, फॉस्फोलिपिड रिलीज होता है, उसके बाद क्या होता है, आर्किडोनिक एसिड होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। तो उसी के बीच में जाकर के कॉक्स होता है। कॉक्स क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको हम लोग दबाने के लिए यूज करते हैं कॉक्स को। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन्फ्लामेशन यहाँ पर हुआ। इस तरह से आप देख रहे हैं इन्फ्लामेशन हुआ है। इस इन्फ्लामेशन इज द नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल एरिगेंट्स, यानी कि जो भी एरिगेंट्स होता है हम लोग का नेचुरल क्या होता है कि डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं। अगर कहीं इन्फ्लामेशन होता है तो उसको रिकवरी करने के लिए बॉडी खुद से डिफेंस करता है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप समझेंगे एनाल्जेसिक्स इफेक्ट्स, यानी एनाल्जेसिक इफेक्ट्स कैसे आता है, अब इसको जानते हैं। एनाल्जेसिक जो पेन होता है, देखिए इसमें जैसे ये बाबा है, इसका पैर में दर्द हो रहा है, जो नी है, नी के पास इसको पेन हो रहा है, इसको हेडेक आ रहा है, टेंशन के कारण क्या हो रहा है, हेडेक आ रहा है। यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स हुआ, उसमें इंजरी हो गया, तब क्या करके मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका हाथ में क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ और वहां पर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब हम एनाल्जेसिक्स इफेक्ट्स को जान रहे हैं। दे इनहाबिट्स पेरिफेरल प्रोडक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन अब तक समझ में आ गया कि प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करते हैं, इनहाबिट कर देते हैं, यानी कि वहां से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाता। दे अल्सो इनहाबिट्स पेन स्टिमुलेट, सब होता है, रीजन होता है, वहां पर जाकर के ये स्टिमुलेट्स कर देता पेन को और वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। दे प्रिवेंट्स एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑन पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, यानी पेरिफेरल जो नर्व होता है उसको स्टिमुलेट्स करने का काम करता है। तो उसको स्टिमुलेट्स जब कर देगा तो ये पेन इस तरह से काम नहीं करेगा, यानी प्रिवेंट कर देता है इसका एक्शन को। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे एंटीपायोरेटिक इफेक्ट्स। एंटीपायोरेटिक्स इफेक्ट्स को भी जानना बहुत जरूरी है। दे इनहाबिट्स प्रोडक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंड्यूस्ड बाय इंटरल्यूकिन्स एट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में जान रहे होंगे कि जो बॉडी का हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ब्रेन में रहता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस रहता है और वही कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। तो उसी में क्या होता है कि
इंटरल्यूकिन्स के बारे में हम लोग अब जान लेते हैं। पहले इंटरल्यूकिन्स क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग्स प्रोटीन, यानी जिसको साइटोकाइंस बोलते हैं। साइटोकाइंस जो होता है वो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, तो वह यहाँ तक पहुँचाता है, हाइपोथैलेमस तक पहुँचाता है। तो वहीं पर क्या करते हैं, इनहाइबिट्स कर देते हैं ये ड्रग्स, एंटीपायरेटिक्स, तो वहाँ तक ये नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस तक जब सिग्नल नहीं जाएगा तो वह क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने लगता है। एंड हाइपोथैलेमस हैव सेंटर फॉर थर्मल रेगुलेशन। ये तो आपको समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस क्या है, सेंटर है किसका, तो थर्मल रेगुलेशन का जो सेंटर होता है वही है। इट रिजल्ट्स इन वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीजेस हीट लॉस। अब यहाँ पर देखिए, जब क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, जैसे यहाँ पे वेसल है, वेसल क्या होगा कि जितना अब है इससे डायलेट होकर के बाहर चले जाएगा, इतना इसका एरिया था, और जब डायलेट होगा तो इतना हो जाएगा। जब डायलेट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से हीट लॉस होता है। तो हीट लॉस कैसे होता है, तो यहाँ से जब ये डायलेट होगा तो इसके पास में जो भी हीट होगा उसको वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग पसीना बोलते हैं, वो बाहर निकलने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, बॉडी हीट को कंट्रोल कर लेता है, यानी थर्मल रेगुलेशन अपना कर लेता है। ये इसमें होता है। अगर क्या होगा कि वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें हीट बढ़ने का चांसेस अधिक रहता है। जब डायलेट होता है तो इसमें और एक होता है कि ब्लड का अगर प्रेशर बढ़ी हुई रहती है तो वह भी कंट्रोल में आ जाता है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे इसका क्लासिफिकेशन को हम लोग समझ जाते हैं। नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स है, इसका क्लासिफिकेशन को हम लोग पहले जान लेते हैं। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स होता है, इनहाबिटर्स होता है, एंड सेमी सिलेक्टिव कॉक्स होता है, एक होता है सिलेक्टिव कॉक्स होता है, एंड पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। यानी ये 3 क्लास में होता है। इन तीनों को हम लोग आगे समझेंगे। इनहाइट्स ऑल टाइप्स ऑफ कॉक्स, यानी कि जब नॉन सिलेक्टिव देंगे ना कॉक्स, यानी कि ड्रग्स, अब इसमें दे रहे ड्रग्स का ही क्लासिफिकेशन है कि जब हम लोग ड्रग्स देंगे तो ये 4 क्लास में होगा। कितना क्लास में, तो 4 क्लास में ये होगा। 4 क्लास में आता है। एक होता है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स। इसमें क्या होगा कि ऑल टाइप्स ऑफ कॉक्स, यानी कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3, 3 तरह का कॉक्स होता है। तो तीनों को क्या करेगा, इनहाबिट्स कर देगा। तो इसमें क्या हो सकता है, तो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट इसी में देखने को मिलेगा। सेमी सिलेक्टिव कॉक्स होता है। अब देखिए, सेमी सिलेक्टिव जब होगा उसमें क्या होगा, इनहाबिट्स करेगा कॉक्स 2। तो कॉक्स 2 को हमको करना जरूरी होता है, लेकिन सम्स डिक्रीज कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 को भी कॉक्स 2 को भी थोड़ा बहुत ये क्या करता है, इफेक्ट्स लाता है। एंड सिलेक्टिव कॉक्स, ये इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। ये भी जितना इसका ड्रग्स आता है सब एक्सपेंसिव होता है। आगे हम लोग वो भी समझेंगे। नॉन इनहाबिट्स कॉक्स, यानी कि ओनली क्या करता है, इनहाबिट्स करता है कॉक्स 2 को, यानी जो टारगेट होता है सिर्फ उसी को करता है। इसमें साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होता है। एंड पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी जो होता है नॉन सिलेक्टिव, यानी इसमें कोई हम लोग सिलेक्शन नहीं करते हैं। जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। जैसे पैरासीटामोल होता है ना, पैरासीटामोल में यही इफेक्ट्स होता है, वो पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, लेकिन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स इफेक्ट्स वो बॉडी में लाता है। इसीलिए पैरासीटामोल के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि पैरासीटामोल कैसे काम करता है। तो वह बॉडी में ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं ला पाता, वह पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो क्या करता है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटिक्स इफेक्ट शो करता है, बट पुअर क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स बॉडी में शो करता है। तो चलिए आगे हम लोग इसका ड्रग्स को जान लेते हैं। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहाबिटर्स के बारे में, जो इतना ड्रग्स है इन सब का एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे। ये बहुत लॉन्ग है, इसीलिए इसका सेपरेट आपको वीडियो बना देंगे। उसके बाद सेमी सिलेक्टिव में देख सकते हैं, डेक्लोफेनेक जैसे है, निमोसोलाइड्स है, हो गया एसिलोफ्लेक होता है, तो इन सब का यूज करते हैं। उसके बाद सेलिको चिप, या जो कॉक्स जो है ना, इसमें आपको 3 ड्रग्स जो दिख रहा है, ये तीनों बहुत ही महंगा आता है, एक्सपेंसिव रहता है। तो इसका यूज जब हम लोग करेंगे तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम होता है। एंड पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी में जैसे पैरासीटामोल हो गया, इन सबको, ये जो स्लाइड्स है इसका एक एक ड्रग्स को हम लोग आगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो ये अब तक समझ में आ गया, ये आप अपने नोट्स में इसे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे साइड इफेक्ट्स को।
एरिगेट्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब समझ में आ गया है कि ये क्या करेगा, कॉक्स 1 आता है, एरिगेट्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक अल्सर। अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये इफेक्ट्स करता है। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एपिगैस्ट्रिक यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक का अपर वाला साइड में करेगा, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस करेगा, नौजिया, जी मत चलना जो होता है, उसका वॉमिटिंग जैसा होगा, डिस्पेसिया होता है, इसमें भी क्या होता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है अपर एब्डोमेन यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में इस तरह से होने लगता है, उसको डिस्पेसिया बोला जाता है। डिजीनेस होने लगता है, डिजीनेस होता है। उसके बाद कन्फ्यूजन होने लगता है, बॉडी में कन्फ्यूजन पेशेंट को होने लगता है, रेनल फेल्योर तक होने का चांस रहता है। तो ये अब तक समझ में आ गया कि कॉक्स 1 और कॉक्स 3 को जो इनहाबिट्स करने के कारण इतना इफेक्ट, साइड इफेक्ट शो किया है। आगे हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हार्ट डिजीज यानी जब हार्ट डिजीज पेशेंट को रहेगा तो नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को अवॉइड करना है। लिवर डिजीज में भी करना है, पेप्टिक अल्सर जब होगा उसमें भी करना है, गैस्ट्रियाइटिस जब होगा उसमें भी करना है, प्रेगनेंसी के टाइम में इसको अवॉइड करना है, अस्थमा जब होगा तो उस टाइम में भी इसको अवॉइड करना है। चिल्ड्रेन यानी एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जब भी चाइल्ड में एस्पिरिन नहीं देना है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, यानी कि इसको बिल्कुल नहीं देना है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो इसका पार्ट 2 भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारा ड्रग्स को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको सिर्फ इसका इफेक्ट्स कैसे कम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हुआ, ये किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, ये बॉडी में कैसे काम करता है, इस पे बात हो गई है। फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब ड्रग्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा ड्रग्स किस तरह से काम करता है, कितना उसका पोटेंसी होता है जिसको एमजी बोलते हैं, कितना डोजेज दिया जाता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या रूट को हम लोग चूज करेंगे, उन सब को आगे हम लोग समझेंगे पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको अब तक समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करे हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।